तो शुरुआत करते हैं क्लास की। हमारे पास जो टॉपिक चला हुआ है वर्णमाला का टॉपिक है, और आज इस वर्णमाला के टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, वर्णमाला में बात करते हैं हम किसकी? वर्णों की। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर कितने होते हैं? 13। कुल कितने स्वर हैं? 13। लेखन के आधार पर 13, प्रयोग के आधार पर 11, उच्चारण के आधार पर 10, शुद्ध स्वर वो भी 10, है ना। उसके बाद हमने करा था उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? कितने थे? उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन से 3? ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर था। उसके बाद संधि स्वर जिसके 2 पार्ट थे, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। उसके बाद लास्ट क्या था? प्लुत स्वर जिसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये सारा हमारे पास स्वरों का पोर्शन था। इसके बाद में हमने सभी को पढ़ा था कि हम किस किस जीव के आधार पर कितने होते हैं, है ना। ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखावृत्ति के आधार पर हमने सारे पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने कवर किया था व्यंजन। जी, व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। लेखन कैसा होता है उनका? लेखन स्वतंत्र होता है ना। लेखन स्वतंत्र होगा, परंतु उच्चारण में किसकी सहायता चाहिए होगी? स्वरों की। उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इतना भी क्लियर है। तो व्यंजन हमारे पास कुल जो है कितने प्रकार का होता है? कुल कितने प्रकार का व्यंजन होता है? प्रकार, टाइप्स, 5। कुल 5 प्रकार है ना, जिसमें 3 मुख्य होता है। कुल 5 प्रकार है। ठीक है, लेखन के आधार पर कितने व्यंजन है? कुल कितने व्यंजन होते हैं? 39, 39। कुल 39 व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन है? 35। 4 निकल जाते हैं जो संयुक्त वाले थे, है ना। तो कुल हमारे पास जो बचते हैं उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन बचते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो व्यंजन है उनके अलग अलग नाम क्या है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, ये सारे हमने कवर किए थे। ठीक है, आज चलते हैं आगे। ठीक है, लिखेंगे गूंज, नाद या घोषतव के आधार पर वर्ण के प्रकार। गूंज, नाद या घोषतव के आधार पर, गूंज, नाद या घोषतव के आधार पर वर्ण के प्रकार। अभी तक हमने स्वर पढ़ा था, स्वर के प्रकार पढ़े, जैसे व्यंजन और व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। अब स्वर और व्यंजन खत्म हुए, दोनों ही कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे कुल वर्णों की, जिसमें आपके स्वर भी इंक्लूडेड होंगे और व्यंजन भी इंक्लूडेड होंगे। तो जी, गूंज, नाद या घोषतव के आधार पर। गूंज तो समझते हैं, गूंजना, है ना, जिसे हम कहते हैं हमारी आवाज गूंजती है ना। तो उसकी बात करते हैं। तो इस आधार पर कितने प्रकार हैं? 2। पहला आएगा घोष। पहला होता है घोष। और घोष को और क्या बोलते हैं? घोष को और क्या बोला जाता है? सघोष भी बोलते हैं। घोष को ही सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, घोष वर्ण और दूसरे होते हैं अघोष वर्ण। जी, घोष वर्ण और दूसरा क्या होगा? अघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होंगे? जी, अभी आपने पढ़ा गूंज, नाद या घोषतव के आधार पर। देखो हमारे अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं हमारे अंदर क्या होती है? हल्की सी गूंज पैदा होती है ना। तो जिस वर्ण को बोलते समय हमारे अंदर एक गूंज पैदा हो रही है, घोष होगा। सघोष, घोषतव के साथ, है ना। जिसमें वो गूंज पैदा नहीं होगी वो क्या होगा? वो अघोष होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी, घोष क्या होगा? है ना, जिसके उच्चारण में क्या होगी? गूंज पैदा होगी। और अघोष क्या होगा? जिसके उच्चारण में क्या नहीं होगी? गूंज पैदा नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं होते कौन से हैं। ठीक है, तो लिखेंगे घोष। प्रत्येक वर्ण का, इसमें क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग आएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें आता है। और
और क्या आता है इसमें? और अभी वर्णों की बात कर रहे हैं ना, वर्ण में तो स्वर भी आते हैं, तो सभी के सभी स्वर भी इसी में आएंगे, सभी के सभी स्वर भी इसी में आएंगे। और य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व और ह, वो भी सारे इसी में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। कल हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे, है ना, मतलब जो हमने हमारी रिसेंट क्लास थी उसमें हमने क्या कवर किया था? वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन अलग अलग वर्गों में विभाजित होते हैं। कुल कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण थे? 5 थे। तो कुल कितने हो जाते हैं वर्गीय व्यंजन? 25 व्यंजन थे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था? हाँ जी, थोड़ा सा एक बार चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ। हाँ जी, कौन से थे? सबसे पहले क वर्ग था। क वर्ग था ना, कैसे पढ़ते हैं? क, ख, ग, घ, फिर ड आ गया। उस दिन बहुत डिटेल में समझाया था। क, ख, ग, घ, अंग, है ना। अगला च, छ, ज, झ, य। य को नाक से बोला था य, ये पढ़े थे, है ना। हाँ जी, अब जैसे भी हमारे पास कुल कितने हैं? 5 हो गए, है ना। कुल 5, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, हम ये कवर कर चुके हैं। ये हमारे पास कुल 25 थे, ऐसे ही ये थे कुल 25। अब मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का, सभी जितने भी वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी वर्गों का कितना? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। मतलब कि तीसरा वर्ण ही है, चौथा वर्ण ही है, पांचवा ही। तो हमारे पास जो इतना हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये किसमें इंक्लूड किया जाता है? घोष स्वर में, है ना। सुघोष में इंक्लूड किया जाता है। और सभी के सभी स्वर। अब मैंने आपको बताया था हमने स्वर कितने लेने हैं? 13 लेने हैं, 10 लेने हैं, 11। कितने स्वर उठाए जाएंगे? 11। हमेशा कितने उठाने हैं? 11 उठाने। हमारे पास ये कितने हो गए कुल? तीसरा, चौथा, पांचवा, 15 हो गए ना। 5 5 5 कुल 15 हो गए। देखो 5 ये हो गए, 5 वो हो गए, 5 वो हो गए, कुल 15 हो गए। 15 तो ये हो गए। स्वर कितने हो गए? 11। हम क्या कर रहे हैं? हम इनका प्रयोग करके देख रहे हैं ना। तो हर आधार पर आपने, हर जगह आपने क्या यूज करना है? प्रयोग के आधार पर कुल 11 होते हैं, वही यूज करने हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए। कितने हो गए कुल? 31। कुल कितने हो गए? 31। तो हमारे पास घोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अघोष की, है ना। अघोष, अघोष जिसमें क्या ना हो? घोष तो ना, गूंज ना हो, तो वो क्या होंगे? लिख लो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसमें आएगा। कौन सा पहला दूसरा? कौन बचा? क, ख, च, छ, है ना। ये सारे जितने भी पहले और दूसरे होंगे वो सारे किसमें आते हैं? अघोष में आते हैं। ठीक है, और स्वर तो सारे ऊपर आ गए। इसके अलावा क्या बचा? श, श, स। ह इसमें नहीं आएगा, है ना। उसमें आते हैं ना श, श, स। ह इसमें नहीं आएगा क्योंकि ह को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 5 और 5 10 और 3 13। तो हमारे पास कितने अघोष वर्ण हैं? कुल 13 अघोष वर्ण है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं श्वास या प्राणतव के आधार पर। ठीक है, तो मैं इसमें नीचे कवर कर देता हूं, छोटा सा ही पोर्शन है। श्वास या प्राणतव के आधार पर वर्ण के प्रकार। जी, श्वास या प्राणतव के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब बात किसकी हो रही है? वर्णों के प्रकार की, लेकिन किस आधार पर? श्वास या प्राणतव। श्वास क्या होता है? श्वास, सांस। अब हमारे पास सांस के आधार पर कैसे इसको कर सकते हैं? जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? हवा निकलती है ना, मतलब सांस निकलती है हमारे मुख से, और उसी के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में बहुत ही कम मात्रा में हवा निकलेगी, सांस निकलेगी। कुछ ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में बहुत ही अधिक मात्रा में मुख से श्वास निकलेगी। तो उस आधार पर इसको विभाजित करते हैं। कौन से दो होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से दो होते हैं?
पहला आएगा अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। जी, अल्प प्राण और महाप्राण दो टाइप है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या क्या होता है, लिख लो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आएगा, अल्प प्राण में, ठीक है। और क्या आता है इसमें, स्वर। सभी के सभी स्वर भी किसमें आते हैं, अल्प प्राण में ही कवर किए जाते हैं। उसके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल और व किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। आए समझ में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब मतलब क्या है पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो ये पहला, तीसरा ये हो गया और पांचवा ये हो गया, है ना। जो ये वाली रोज है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें आता है, अल्प प्राण में आता है, ठीक है। आगे महाप्राण की बात करते हैं। अच्छा, पहले इनकी संख्या देख लेते हैं। ये कितने हो गए, 15 स्वर, 11 और वो कितने हैं, 4, कुल कितने हो गए, 30। कुल कितने हो गए, 30। अब महाप्राण की बात करते हैं, जिनके उच्चारण में क्या होगा, मुख से जो श्वास है वो ज्यादा निकलेगा, उसकी बात करते हैं। महाप्राण में लिख लो क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा। और इसके अलावा श, श, स, ह, श, श, स, ह, ये सारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये सारे क्या हैं, महाप्राण है, जिनके उच्चारण में मुख से श्वास ज्यादा निकलेगा। ये कितने हो गए, 5 और 5 10 और 4 14, ठीक है। तो अल्पप्राण कितने वर्ण होते हैं, 30। महाप्राण कितने वर्ण होते हैं, 14, ठीक है। अब अगर फिर भी कंफ्यूजन है, मान लो पेपर में 4 वर्ण दे दिए उसने कोई भी, कि इन चारों में से अल्पप्राण छांटो या महाप्राण छांटो, क्या करना है, याद नहीं है कौन आएगा, पहला, तीसरा, पांचवा आएगा, दूसरा, चौथा किसमें आएगा, हमको याद नहीं है। क्या करना है, उसका उच्चारण करो। पूरी जो हिंदी है उच्चारण के आधार पर चलती है। आपने क्या करना है, उसका उच्चारण करना, उसको बोल के देखना है। अगर बोलते समय मुख से हवा बिल्कुल नाम मात्र निकल रही है, अल्पप्राण ज्यादा निकल, जैसे यहां पर देखो, उच्चारण करो, क, मुख से हवा कितनी निकली, बहुत ही कम, अल्पप्राण। अब बोलो ख, ख में क्या है, मुख से हवा ज्यादा निकल रही है ना, महाप्राण, दूसरा वर्ण। ग कम निकलेगी, घ ज्यादा निकलेगी। तो इसीलिए हम जब इसको पढ़ते हैं ना, हम इसको ऐसे इसीलिए पढ़ते हैं, ऐसे हम इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग अपने उसमें वो होते हैं। जैसे जो क है, जैसा क है वैसे ही च रहेगा, है ना। जैसा ख है वैसा ही छ रहेगा, जैसा ग है वैसा ही ज रहेगा, है ना। तो ये ऐसे उसमें मैच करते हैं। और अगली चीज हमने पढ़ना है, इसको ऐसे ही क्यों डिवाइड किया जाता है वर्गों में, वो किसके आधार पर होता है, हम ये तो हमने पढ़ लिया ऐसे, हम घोषतव या श्वास के आधार पर डिवाइड करते हैं, है ना। जब इसको ऐसे पढ़ते हैं तो उसके आधार पर ये डिवाइडेड होते हैं। हम इनको ऐसे क्यों डिवाइड करते हैं कि क के साथ ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, ग आएगा, च नहीं आ सकता। वो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना। जब हम उच्चारण करते हैं, इन सभी का उच्चारण स्थान एक है। उच्चारण स्थान होता क्या है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगली हेडिंग देंगे उच्चारण स्थान। अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो क्या है, वो है उच्चारण स्थान। जी, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णों का ना उच्चारण करते समय ना मुख से ना मतलब क्या है, मुख से ध्वनि निकले, तो ध्वनि तो निकलेगी, तभी तो उच्चारण कर रहे हैं उनका।
देखो किसी वर्ण का उच्चारण उच्चारण स्थान, जिस स्थान से क्या किया जाए, वर्णों का उच्चारण किया जाए, है ना। हम हर वर्ण का उच्चारण एक जैसे नहीं करते, है ना। मान लो जैसे क है, क आवाज गले से आ रही है ना। च, च में हमारी जीभ ऊपर टच करेगी, र अलग होगा, त में जीभ हमारी दांतों में टच करेगी। अलग अलग उच्चारण स्थान है जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग वर्णों का उच्चारण करता है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, उच्चारण स्थानों के बारे में। तो बात करते हैं उच्चारण स्थान की। ये तो समझ में आ गया उच्चारण स्थान होता क्या है। हमारे पास कितने उच्चारण स्थान है? 5, ठीक है। 5 उच्चारण स्थान है। देवनागरी के अनुसार कितने हैं? 8 उच्चारण स्थान है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा कुल 9 उच्चारण स्थान, ठीक है। जो डिटेल में है कुल 9 उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है। मुख्य 5 होते हैं, देवनागरी लिपि के अनुसार जो उसमें है वो 8 है, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने? 9, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे कंठ। पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ, कंठ का अर्थ क्या होता है? कंठ, कंठ किसे बोलते हैं? गला। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो रहा है? हमारे गले से हो रहा है, हमारे कंठ से हो रहा है, उसको किस में रखेंगे? कंठ में। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, अकुह विसर्ग नाम। जो नाम होगा ना, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। अकुह विसर्ग नाम। अब मैं बताता हूँ इस ट्रिक को, वो क्या मतलब डिवाइड कैसे करना है। जैसे सबसे पहले अ है, अ क्या एक स्वर है, तो स्वर जहां पर आएगा उसका बड़ा रूप भी उसी के साथ आ जाएगा। अ और आ दोनों का उच्चारण स्थान कहां से? हमारे कंठ से है, ठीक है। अकुह, जिसके साथ ये ऊ की मात्रा लग गई, उसने क्या दर्शाया? पूरा का पूरा वर्ग दर्शाया, क वर्ग। उसने क्या दर्शाया? पूरा का पूरा क वर्ग, है ना। जिसके साथ भी ऊ की मात्रा लगी वो वर्ग दर्शाएगा। और ह का उच्चारण स्थान भी कंठ से है, और विसर्गे, विसर्गों का उच्चारण स्थान भी कहां से? हमारे कंठ से है। क्यों? विसर्गे किसकी साउंड देती हैं? किस व्यंजन की साउंड देती है विसर्गे? ह की। समझाया था ना जब विसर्गे पढ़ाई थी, पढ़ाया था ना, अनुस्वार विसर्ग। जब मैंने ऊपर डिटेल में लिखवाया था, सबके बारे में बताया था कि जब हम इनको उच्चारण के स्थान पर क्यों नहीं रखा जाता स्वरों में, तब बताया था मैंने, क्योंकि ये किसकी साउंड देती है? ह की साउंड देती है। और ह क्या है? एक व्यंजन है, इसीलिए इसको उच्चारण के आधार पर स्वरों में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया, कंठ, ठीक है। अगला उच्चारण स्थान आएगा तालु। तालु, कंठ के बाद आएगा तालु। जी, तालु किसे कहते हैं? तालु, जो जीभ के नीचे नहीं, वो तो तालु जीभ को ही कहते होंगे। जीव को कहते हैं। तो मूर्धा किसे कहते हैं? नीचे वाला हिस्सा है। देखो हमारे मुख में 2 हिस्से होते हैं, एक तो ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। दोनों को तलवा कहा जाता है ना, तो दोनों को तालु कहा जाता है। मुख के नीचे का हिस्सा और मुख के ऊपर का हिस्सा, उसको तालु बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक रखनी है याद, ई चू यश नाम। नाम का कोई अर्थ नहीं, आपको पता ही है, ठीक है। ई चू यश नाम। जी, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसको ब्रेक करने की। ई, ई क्या है? स्वर है, तो इसका बड़ा रूप भी कहाँ आएगा? इसी में ही आएगा ना, तालु में ही आएगा। देखो ई, ई हमारी जीभ बिल्कुल नीचे बैठेगी, है ना, नीचे बैठेगी। ये क्या हो गया? तालु में आ गया, ठीक है। अब च के साथ ऊ की मात्रा क्या दर्शाया? पूरा का पूरा च वर्ग, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, हम इसको ऐसे क्यों डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे क्यों डिवाइड करते हैं? कि पूरा का पूरा क वर्ग का उच्चारण स्थान सेम है, इसका उच्चारण स्थान सेम होगा, प वर्ग का ये सेम होगा ना, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। आगे य और श, ठीक है। य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, ठीक है। हाँ जी, कंठ हो गया, तालु हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला उच्चारण स्थान लिखेंगे मूर्धा। जी, मूर्धा, मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा, मूर्धा हमारी जीभ को कहा जाता है ना। जिन भी वर्णों के उच्चारण में हमें किसकी सहायता चाहिए हो? हमारी जीभ की सहायता चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको मूर्धा में रखा जाता है, ठीक है। इसकी ट्रिक लिखेंगे,
री टू रसनाम, री टू रसनाम, नाम का कोई उसमें अर्थ नहीं होगा जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं री। री क्या एक स्वर है? री का कोई बड़ा रूप भी होता है? नहीं होता ना, तो ऐसे आएगा। ट के साथ ऊ की मात्रा है, पूरा का पूरा ट वर्ग, ठीक है। आगे र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? सभी का मूर्धा है ना। सभी का उच्चारण कहां से होता है? हमारी जीभ की सहायता से होता है, ठीक है। अगला उच्चारण स्थान आएगा दंत। दंत ट्रिक क्या आएगी? लतूसा, ठीक है। लतूसा, दंत मतलब दांत। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो? हमारे दांतों की सहायता से हो, उसको इसमें रखा जाता है। शुरुआत करेंगे लतूसा, ल, पहली चीज तो ल आएगा। फिर त के साथ ऊ की मात्रा क्या दर्शाया? पूरा का पूरा त वर्ग और स, और स। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अगले उच्चारण स्थान की ओर बढ़ेंगे। अगला उच्चारण स्थान क्या आएगा? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ, ओष्ठ मतलब होंठ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या है? हमारे होंठ है, जिनका उच्चारण हमने होंठों की सहायता से करते हैं, उसके लिए ट्रिक लिखेंगे उपवर्ग। उपवर्ग जी। ऊ क्या है? एक स्वर है, तो ऊ भी इसमें आएगा और बड़ा ऊ भी इसी में आएगा। ऊ और ऊ दोनों इसी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे डायरेक्टली लिख दिया प वर्ग, पूरा का पूरा प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, हमारे होंठ है, ठीक है। हाँ जी, किसी ने ओ और ओ तो नहीं पढ़ लिया इसमें? वो नहीं होता यहाँ पे, है ना, यही होते हैं। तो ये 5 क्या हमारे पास मुख्य उच्चारण स्थान है। 5 क्या है हमारे पास? मुख्य उच्चारण स्थान, ये मेन है, ठीक है। क्योंकि अब यही मिलकर आगे दूसरों को बनाएंगे, 5 मेन है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद चलो मैं साइड में कवर कर देता हूं। अगला, जब हम कंठ और तालु दोनों का यूज करेंगे, कंठ तालु, जिनको कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। कंठ तालु उच्चारण स्थान है, कंठ तालु, जिसका जो इसमें आएंगे उनको क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है ना, क्यों इसमें स्वर आते हैं। क्या क्या? कंठ और तालु। देखो आपको मैंने बताया था, जब हमने पढ़ा था क्या, सजातीय मेल और विजातीय मेल पढ़ा था ना, सजातीय मेल विजातीय मेल, तब हमने क्या पढ़ा? जब अ में ई का मेल होता है, किसका निर्माण होता है? ए का। ए इसमें आ रहा है तो ए भी इसी में आएगा, बड़ी मात्रा है ना। जो एक चीज एक बार पढ़ा दी ना, वो याद रखना, वो आगे इसमें जरूर यूज की जाएगी। और सजातीय और विजातीय तो आपका हर जगह देखने को मिलेगा, संधि में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सजातीय मेल होगा, विजातीय मेल होगा। तो जी, कंठ तालु किस किस का उच्चारण होता है वहां से? ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण, ठीक है। अब कंठ और तालु हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? ओष्ठ, है ना, और नेक्स्ट आएगा कंठोष्ठ, जिसको क्या बोला जाता है? कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से हो। जब हम अ में ऊ का मेल करते हैं तब इसका निर्माण होता है ना। बोलो औ, औ होता है ना, औ तो बड़ी मात्रा, लेकिन छोटे का भी निर्माण यहीं से होगा। तो ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, ठीक है। अगला, अगला आता है एक, लिखेंगे दंतोष्ठ। जी, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का अर्थ क्या है? जब किसके मेल से बने? दांत और ओष्ठ के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ण होता है जो दांत और ओष्ठ की सहायता बोलाता है? वो। जब आप वो बोलोगे तब आपके जो दांत है वो होठों में टच करेंगे, तब वो की साउंड आएगी, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? हमारे पास दंतोष्ठ हो गया, है ना। ये क्या हो गया? दंतोष्ठ वर्ण हो गया। कुल कितने हो गए? 8 बताए थे देवनागरी के अनुसार, कितने? 8। अब हम एक और पढ़ते हैं, नोवा, नासिक्य। जी, नासिक्य। नासिक्य का अर्थ क्या है? नाम।
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो, हमारे नाक की सहायता से हो, वो इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आएगा क्या क्या, लिख लो। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण वो किस में आता है, नासिक्य में आता है। आया समझ में? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक्य होता है। मतलब कौन सा, ये लास्ट वाली लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन। कौन से होते हैं, चलो मेरे को बताओ। ये क्या है, अंग, य, अण, म। ये पांचों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक्य। ये पांच होते हैं ना, अंगो आएगा, यो आएगा, फिर न आता है, फिर न आता है, फिर म आता है। तो ये पांचों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक्य। इसके अलावा और क्या कवर कर सकते हैं हम इसमें, और क्या कवर हो सकता है इसमें? अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो हम क्या करते हैं, इनकी शायद इनकी जगह पर यूज करते हैं ना, इनके किस में, आधे रूप में। आधा न लिखना हो तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, उसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार में भी आप लिख सकते हैं, जो बिंदी लगाई जाती है उसमें जो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगता है, उसमें भी क्या होता है, तो उसका उच्चारण भी कहां से होता है, नाक से होता है, नासिक्य, है ना। इन सभी का उच्चारण नाक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देवनागरी लिपि के अनुसार हम 8 ही पढ़ते हैं, 9वां हम खुद पढ़ते हैं, क्यों? इसको वो क्यों इंक्लूड करते, बताओ। मुख में नहीं, नाक मुख में नहीं आता आपके, मुख से नहीं आता, तो उच्चारण तो मुंह से ही कर रहे हैं न, बोल तो मैं मुंह से रहा हूँ, साउंड नाक के थ्रू थोड़ी आ रही है, लेकिन उच्चारण तो मुख से ही कर रहे हैं। नाक नहीं होगा तो कहां से बोलेंगे? हाँ, तो अगर मुख नहीं होगा तो कहां से बोलेंगे इनको, नाक नहीं होगा तो कहां से बोलेंगे, तो मुख नहीं होगा तो कहां से बोलेंगे, है ना। दोनों से होता है। और कुछ ध्यान दो भाई, मैंने क्या बोला कि देवनागरी लिपि इनको इंक्लूड नहीं करती, वो इंक्लूड करती है। आपने पढ़ा क वर्ग, तो क वर्ग में इसका आखिरी वर्ण भी तो आ गया, च वर्ग आखिरी वर्ण इसमें आ गया, ट वर्ग में अपना आखिरी वर्ण आ गया, त वर्ग में इसका आ गया, प वर्ग में इसका आखिरी वर्ण आ गया, सारे इंक्लूड तो हो गए यहाँ पर, बच्चा तो कुछ नहीं है। तो लेकिन हम इसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इसका उच्चारण थोड़े अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ लेते हैं। अन्यथा ये हमारे इन्हीं में कवर हो चुके हैं, तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। तो इसीलिए कुल अगर पूछा जाए उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 हैं। उच्चारण स्थान कितने हैं, 8 हैं। मुख्य उच्चारण स्थान कितने हैं, 5 है ना। और पढ़ते हम कितने, 9। आया समझ में सभी को? तो ये था सारा आपका उच्चारण स्थान का पोर्शन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, चलो मैं छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देता हूं आपकी, है ना, जहां पर मेन कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अनुस्वार तो पता ही है सभी को, है ना। तो हमारे पास अगर मैंने शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, या अनुस्वार भी बोला जाता है ना, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने क के पांव में बिंदु लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे? और अगर मैंने ड के पांव में बिंदु लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे? मैं उच्चारण नहीं पूछ रहा हूं, इसका उच्चारण, इसको बोलेंगे क्या, नाम क्या है इसका? एक तो जैसे आपने ये देखते हैं, आप देखते हैं जैसे पंकज, हमने इसमें प्रयोग करा, इसका ऊपर करा ना, बताएं मेरे को थोड़ा। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो यहां पर बिंदी लगी है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ये जी नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पद बिंदु। अनुनासिक निरुनासिक अलग है, उसमें चंद्र बिंदु लगेगा, वो अलग है। ये क्या है, ये पद बिंदु है। ये क्या कहलाता है, पद बिंदु। पद मतलब पांव, जब पांव में बिंदु लग रहा है ना। और जब ये आ गया तो ये पांव में बिंदु नहीं है। वाह, इसके साथ भी लगाते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, उच्चारण क्या है,
ये ड है, ये ढ है। इसका उच्चारण क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ड बोलते हैं। इसको अड, ड अड। और ये अंग, इसको नहीं भूलना, इसमें भी बिंदु लग रहा है आगे, है ना। तो मैं इसीलिए सारे कवर करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कहीं पर ना हो, है ना। ये ड है, ये अड है, इसका उच्चारण अड। शुरू में अ की साउंड ऐड हो जाती है। इनके पांव में, याद रखना, अगर इनके पांव में बिंदु आ गया उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। उनको क्या बोला जाता है? नुक्ता बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों के पांव में बिंदु है, नुक्ता। इन दोनों के अलावा किसी के भी पांव में बिंदु आ गया, पद बिंदु। इन दोनों के अलावा किसी के पांव में बिंदु आ गया, पद बिंदु। ठीक है, और अगर शिरोरेखा, ये जो लाइन होती है ना शब्द के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। इस शिरोरेखा के ऊपर बिंदु आ गया, अनुस्वार। क्लियर है? ठीक है, अब एक तो ये हो गया। चलो एक चीज और पढ़ते हैं। लिखो, हिंदी में स्वरों का उच्चारण, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, हिंदी में स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? हिंदी में स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है? कौन से दो? तो पहले वाला वो ह्रस्व स्वर हुआ, अच्छा, दूसरे वाला जो संधि स्वर था उसके दोनों पार्ट से वो वाला। अच्छा। स्वर नहीं होता, तीसरा संस्कृत में नहीं होता। पर वो जो नीम थे ना, तो आगत स्वर भी पढ़ाया था मैंने उसमें। तो वो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में होता है। तो लिख किस में रहे हैं? लिख तो उनको हिंदी में रहे हैं। बताइए बताइए, तभी डाउट क्लियर होंगे सभी के। जब तक मेरे को नहीं पता लगा आपको डाउट कहां पर आ रहा है जी, डाउट बताइए। दो ही प्रकार से होगा, दो प्रकार से। पहले मैंने क्वेश्चन क्या बोला वो बोलो। उच्चारण के कितने प्रकार? हिंदी में स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से हो सकता है? तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीन क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पहली चीज, हमारे पास उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? कितने हैं मतलब संख्या पूछी। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं, जो शुद्ध स्वर होते हैं वो सारे, है ना। ठीक है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? प्रकार 3, जो पढ़ा दिए हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? 3 है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से हो सकता है? ये अलग क्वेश्चन है ना। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हिंदी में स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से हो सकता है? तो लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मिटा दूं, हो गया ना। कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। कौन से 2? जी नहीं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। प्रकार से बाहर चला गया। नहीं, ये प्रकार में ही है। अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक। जी, कोई बताएगा अनुनासिक क्या होता है, निर्नुनासिक क्या होता है? क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना। हाँ जी, अनुनासिक क्या होगा? जिसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। और निर्नुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, है ना। एक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा और एक में नहीं होगा। तो याद रखना, चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें होता है? अनुनासिक में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, गांव, चांद, हाँ होता है ना इनमें। अच्छा, अगर मैं बोल दूं जैसे इधर, उधर, ऐसे शब्द जहां पर प्रयोग नहीं हो रहा, है ना, तो 2 टाइप से है। एक ये है, एक ये है ना। पहली चीज जहां पर प्रयोग हो रहा है, दूसरी चीज जहां पर प्रयोग नहीं हो रहा है। तो अनुनासिक और निर्नुनासिक में डिफरेंस क्या है जी? अनुनासिक का उच्चारण कहां से होता है? लिख लो, नाक और मुख दोनों से उच्चारण होता है। अनुनासिक का उच्चारण कहां से होगा? नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा, है ना। नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा। और निर्नुनासिक का केवल मुख से उच्चारण होगा। निर्नुनासिक का उच्चारण कहां से होगा? केवल मुख से। यहां पर नाक का भी प्रयोग होगा और मुख का भी प्रयोग होगा, और यहां पर केवल मुख का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अनुनासिक क्लियर है, निर्नुनासिक क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है चंद्र बिंदु, है ना। एक होता है चंद्र बिंदु, एक होता है केवल बिंदु, जिसको अनुस्वार बोलते हैं।
दोनों में डिफरेंस बता दो मेरे को। सर इसका उच्चारण थोड़ा सा छोटा होता है, उसका थोड़ा सा बड़ा होता है। चांद, जैसे चांद में किसका उच्चारण छोटा होगा, किसका बड़ा होगा? नासिक का ये चंद्र बिंदु का थोड़ा सा बड़ा होता है और उनकी थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, उच्चारण कैसा होगा? लंबा होगा, है ना। यहां पर जो होगा उच्चारण कैसा होगा? चंद्र बिंदु का उच्चारण हमेशा कैसा होता है? लंबा होता है। इसका उच्चारण भी नाक और मुंह से हो रहा है, इसका उच्चारण भी नाक और मुंह से हो रहा है। पढ़ा था हमने, जो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है, पांचवा वर्ण है ना, ये सारे नासिक आते हैं, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर भी नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है। डिफरेंस ये है कि जो चंद्र बिंदु होता है, अनुनासिक होता है, इसका उच्चारण कैसा होता है? इसका उच्चारण लंबा होता है। क्या होता है? गांव, है ना, गांव। जबकि यहां पर हमने अभी पढ़ा पंकज, पंकज, पंकज आधे वर्ण को दर्शाता है। आधा वर्ण मतलब जल्दी बोला जाएगा, और इसका उच्चारण कैसा होगा? लंबा होगा। जैसे चांद, है ना, उच्चारण लंबा है। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई, संस्कृत में स्वरों को क्या बोलते हैं? आया हुआ क्वेश्चन है, संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं? संस्कृत में स्वरों को क्या कहते हैं जी? संस्कृत में स्वरों को, और सेम बताएंगे संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहते हैं जी? स्वरों को क्या बोलते हैं? अच। और व्यंजनों को क्या बोलते हैं? हल। अच और हल कहा जाता है इनको, ठीक है, अच और हल। नेक्स्ट चीज देखो, द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित व्यंजन, जिसको द्वित या द्वित्व भी कहा जाता है, हाँ, द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन होता है जी। किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन मतलब दो व्यंजन है। द्वित, द्वित्व मतलब द्वि, द्वि का अर्थ क्या होता है? दो, है ना, दो। तो जहां पर व्यंजन कितने हैं? दो, तो दो व्यंजन है, दो व्यंजनों के मेल से बन रहा है द्वित्व व्यंजन, है ना। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दिल्ली और एक शब्द है स्थान। दोनों में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है? दोनों में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। स्थान नहीं हो सकता, मैंने क्या बोला? जहां दो व्यंजन आपसे मिले, आधे ल में आधा पूरा ल मिल रहा है, तो मतलब दो व्यंजन आपसे मिल रहे हैं। आधे स में था मिल रहा है, दो व्यंजन आपसे मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही द्वितीय व्यंजन है। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे जब अलग अलग जुड़ेंगे? जब एक तरीके के व्यंजन जुड़ रहे हैं, एक ही जैसे व्यंजन जुड़ रहे हैं, आपने बोला द्वितीय व्यंजन है, तो ये क्या होगा? जहां पर दोनों अलग अलग जुड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा व्यंजन नाम तो होगा कुछ। अच्छा जी, द्वितीय व्यंजन सही कहा। जहां पर लिख लो दो एक जैसे व्यंजन एक साथ जुड़े हो, जहां दो एक जैसे व्यंजन एक साथ जुड़े हो, जहां दो एक जैसे व्यंजन एक साथ जुड़े हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। जैसे दिल्ली, बिल्ली, चप्पल, पक्का, है ना, इस टाइप से ये सारे क्या है? द्वितीय व्यंजन है, जहां पर आधे क में आधा का दोनों एक जैसे जुड़ रहे हैं, आधे ल में आधा ल, आधे प में पूरा मतलब दोनों एक ही जैसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जहां पर दोनों अलग अलग हैं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? देखो, संयुक्ताक्षर, इसको बोला जाता है संयुक्ताक्षर। ये होता है संयुक्ताक्षर, जहां पर दो व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं। देखो, संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ना, दो आपस में जुड़ रहे हैं, दो अक्षर आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन कैसे? अलग अलग। लिख लो, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़े हों, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़े हों, जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे ये संयुक्त, इसी में देख लो, संयुक्त में आधे क में पूरा, तो दोनों अलग अलग है ना। शब्द आता है उत्साह, आधे त में पूरा सा, आया ना समझ में?
तो भाई इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एग्जाम में, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? उच्चारण के आधार पर सारा टॉपिक खत्म करा दिया। एक चीज बता दो, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो कौन से जी? दो कौन से? स्वर और व्यंजन। सही है जी, बिल्कुल सही है। उच्चारण के आधार पर पूछ लिया, लेखन के आधार पर पूछ लिया, प्रयोग के आधार, किसी भी चीज के आधार पर पूछ ले। वर्ण के कितने प्रकार हैं? कौन से? एक स्वर होगा, दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। अगर उसने स्वरों के प्रकार पूछे तब अलग है, व्यंजनों के पूछे तब अलग है ना, तब उसमें अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ण के हमेशा याद रखना, दो ही प्रकार होंगे, स्वर और व्यंजन। तो इसी के साथ हमारा जो वर्णमाला का टॉपिक है टोटली समाप्त होता है, इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे हम शब्दभेद वगैरह उठाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य करना है, उपवाक्य करना है, सारा है बीच में, ठीक है। धन्यवाद।